हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग एक नए आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन से भी संबंधित है और साइंस टेक से और डिजी से संबंधित भी है। तो जो आपके जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर हम लोग इसमें, ये तो है डिजीज से संबंधित, लेकिन हम लोग इस डिजीज के साथ साथ जो इसका कारण है, जो इसके प्रकार हैं वो भी देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो अभी हाल ही में कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। उस चुनाव के बाद जो है कैसे माहौल बदला हुआ है, जो वर्ल्ड लेवल पे या वैश्विक राजनीति में, वैश्विक ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे जो है एक पैटर्न चेंज हुआ है। दूसरे वजह से अगर हम देखेंगे तो ये देखें कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने हैं, अपना शपथ ली हैं जनवरी से, पूरे विश्व में तबाही मचा कर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से देश, कैसे कन्फ्लिक्ट है, क्या प्रभावित है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इनके चुनावी एजेंडा में ही ये सारी चीज़ें शामिल थी। इनका चुनावी एजेंडा ही था कि मैं यहाँ से अमेरिका वालों को ही केवल वो करूँगा, बाकी लोगों को नहीं करूँगा। तो ये तो चुनावी एजेंडा ही था और जीत जाने के बाद तो ये होना ही था, इसमें कोई वो नहीं है। अब इसमें भी एक बात है कि जैसे इनका कहना है कि अमेरिका में जो है ट्रेड डेफिसिट हो रहा है ज़्यादा। उसका कारण ये है कि जो अलग अलग जो विश्व के देश हैं, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, मैक्सिको हो गया, या अन्य जो देश हैं, वहाँ से कंजम होकर हमारे जो है इकोनॉमी में या हमारे देश में जो है वो वस्तुएं आ रही हैं, जिसके कारण ऐसे। तो इसने क्या किया है, आयात शुल्क जो है वो बढ़ा दिया है। अब आयात शुल्क बढ़ जाने से होता क्या है, आयात शुल्क बढ़ जाने से होता है कि मुख्य रूप से उस देश पे एक प्रकार का, जैसे मान लीजिए कि आपके देश में कोई वस्तु 5 रुपये में बन रही है, अब आयात शुल्क बन गया, लगा दिया 5 रुपया, तो वही वस्तु अब वहाँ पे गया तो कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। लेकिन 5 रुपया से बढ़ा के अभी आयात शुल्क 10 रुपया बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। तो वहाँ के लोगों के लिए कितना हो गया मूल्य इसका, 15 रुपया। अब वहाँ के लोग आपकी वस्तुओं को कंज्यूम करना धीरे धीरे कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वस्तुएं जो उनके देश में जा रही है या उनके क्षेत्र में जा रही है, वह उसकी जो है इन्फ्लेशन या उसकी जो महंगाई देखी जाए तो वो ज़्यादा हो गई। अब महंगाई ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, इसका डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा तो आपकी वस्तु उस ग्लोबल मार्केट में, उस जो दूसरे जो देश में जा रहा था वहाँ पे जो है कम्पीट नहीं कर पाएगा, जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। और प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा तो वह अपने ही देश का जो है मोनोपोली जो होता है वो वाला काम करेंगे। ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे जो है भारत को किया था उस समय। जिस समय वो क्या करते थे, यहाँ चूँकि लोगों के पास क्या था, औद्योगिक क्रांति के समय, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ था उस समय क्या करते थे, यहाँ से ही बनी वस्तुओं को, जैसे जो कपास था, वो सारी चीज़ें, जो कच्चे माल थे, यहाँ से लेके जाते थे वहाँ पे अपना बना के, फिर यहीं पे ला के बेचते थे ज़्यादा दाम में, या फिर से मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ पे बेचते थे। और यहाँ के जो हस्तशिल्प कला के जो लोग थे या जो हाथों से बुनने वाले, चूँकि यहाँ पे मशीनीकरण नहीं था, मशीन नहीं था, तो उस चीज़ों की कमी के कारण चूंकि प्रोडक्शन लेट से होता था, लेकिन यह वस्तुएं वहाँ के विदेशी मार्केट में जब जाती थी तो मांग ज़्यादा होती थी, डिजाइन से लेके उसका टिकाऊपन से लेके ये सारी चीज़ों को लेके। लेकिन फिर भी अंततः कम्पीट नहीं कर पाई क्योंकि इस पे जो है आयात शुल्क ज़्यादा लगा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक वही कंडीशन इस समय ये अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। हालांकि जब से आए हैं, जब से इन्होंने शपथ लिया है, तब से पूरे विश्व में तबाही मचा कर रख दिया है। चाहे वो चाइना से संबंधित हो, चाहे वो मैक्सिको से संबंधित हो। पहले तो विवाद ऐसे ही बयान आया था कि मैक्सिको को हम अमेरिका बना देंगे, फिर कनाडा को हम अमेरिका बना देंगे, फिर मैक्सिको की जो खाड़ी है उसको अमेरिका की खाड़ी बना देंगे। तो जैसे कहा जाता है ना कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है वृद्धावस्था की ओर जाता है, उसका मानसिक संतुलन थोड़ा थोड़ा जो है वो बिगड़ने लगता है। ठीक वही स्थिति आ गई है। ठीक है, हालांकि हम लोगों का जो आर्टिकल है वो वायरस से संबंधित है। अच्छा, आप लोग बताएंगे जो वायरस होता है वह लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? वायरस जो होता है वो लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? उसमें अपना न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ठीक है, इसको बताइए कमेंट बॉक्स में आप। तो ये जब से आए हैं तब से। अब चाइना पर क्यों लगा दिया? तो चाइना का जो वस्तु था जो भी, वह जाता था कहाँ पे, मैक्सिको, और मैक्सिको के रास्ते से सीधे अमेरिका में चला जाता था, इसलिए इसने, तो चाइना भी उसका काउंटर किया है, चाइना भी ये बढ़ाया, बहुत सारे यहाँ के जो वस्तुएं हैं उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, वैसे मैक्सिको से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक और इनका बहुत बड़ा कारनामा है, वह कारनामा ये है कि अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि ह्यूमैनिटेरियन जो है
उसमें जैसे इजराइल और गाजा में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक बनाई हुई थी जो संस्था UNRWA करके, उसको भी फंडिंग देना इन्होंने बंद कर दिया है। ऐसा चूँकि इजराइल बार बार आरोप लगा रहा था कि वह हमास के लोगों के संपर्क में है और वो वहाँ के उन लोगों को जो है वह ऐड दे रहा है, या वह या हालांकि ऐड देने के लिए वो बना ही था, लेकिन उन वहाँ के नेताओं लोगों के संपर्क में है। ठीक है, तो इसलिए यह चूँकि यह अमेरिका का हाथ है पूरा इजराइल पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये WHO आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से महाराज जी एग्जिट हो गए हैं। यानी साफ साफ है कि फंडिंग हम नहीं करेंगे। तो WHO को फंडिंग नहीं करेंगे तो एक देखा जाए, एक नज़रिए से देखा जा सकता है कि एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में भी जो अनदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए, और एक तो ऐसे इस कंसर्न से भी देखा जाए। हालांकि अगर कोविड की बात की जाए तो यही देखिए, यहीं पे मूल जो होता है, जो कर्तव्य की जो बात की जाती है, यह यहीं पे आके इथिकल यहीं पे आके हो जाता है। जैसे भारत ने कोविड-19 के समय क्या किया था कि मैक्सिमम देशों को अपने वहाँ रहने के बावजूद भी, अपने वहाँ प्रोडक्शन होने के बाद मैक्सिमम देशों को वह वैक्सीन जो है प्रोवाइड कराया था। लेकिन वही अमेरिका जो है उस समय फार्मास्यूटिकल्स जितने भी वस्तुएं थे उसको अपने वहाँ ही खुद उससे 9 गुना 5 गुना दबा के रख लिया था, लेकिन अब वहाँ पे नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें इनमें कंसर्न फिर से बना हुआ है। तो ये ऐसा है, इनका ड्यूटी जो है वैसा कहता है। ठीक, तो फिर अगर अगले एंगल से अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें देख सकते हैं कि एक और आप देखे होंगे कि यहाँ के जहाँ के लोग हैं, जो जैसे माइग्रेंट कई तरह के होते हैं। एक तो आप डंकी मूवी देखे होंगे, उसमें उस तरह का माइग्रेंट, एक माइग्रेंट होते हैं जो आप वीज़ा वगैरह पासपोर्ट लेके गए हैं और आपका पासपोर्ट वीज़ा का डेट जो है वो समाप्त हो गया है, उसके बावजूद भी आप वहाँ से नहीं आना चाहते हैं, आप वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गए। दूसरा जो है, जो बिल्कुल गलत रास्ते से होके तब जाते हैं, डंकी रूट्स जिसको कहा जाता है, उस रूट से होके जाके तब वहाँ पे माइग्रेंट होके वहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं। तो ऐसा ही इनका वक्तव्य क्या यह कर ही रहे हैं। वहाँ पे कार्य जो है जो शुरू हो गया है, वह कार्य जो है वह शुरू हो गया है। तो वहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं। कैसे कि जो वहाँ के अलग अलग देशों के जो लोग ऐसे गए हुए हैं वहाँ पे अमेरिका में, वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने खुद जो आर्मीज़ की जो क्या बोला जाता है, आपका जो प्लेन्स है उससे वह रिटर्न करा रहे हैं। जैसे अमेरिका भारत में के लोगों को भी कुछ भेजे हैं, अभी मैक्सिको में, अभी आप कंबोडिया में भी देखेंगे बहुत, तो वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो कई देशों ने तो मना भी कर दिया है कि अच्छा, एक धीरे धीरे से एक मैसेज भी है एक तरह का कि अच्छा वो चाहते तो सामान्य जो उड्डयन जो है वहाँ से भी भेजा जा सकता था उसको, लेकिन जो मिलिटेंस के जो मिलिट्रीज के द्वारा भेजा जा रहा है, मिलिट्री के जो एयरप्लेन्स के द्वारा भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह से ताकत दिखाने के भी उसमें कुछ ना कुछ छिपा होता है, जिसके कारण। और दूसरा चीज़ कि उन लोगों के पेड़ जो पैर हैं, उन पैरों में बेड़ियाँ तक लगाई गई है और लगा के तब तो। और दूसरी चीज़ की और भी कई जो देश हैं वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, और ऐसा है भी कि वहाँ पे जो मानवाधिकार है उसका भी हनन हो रहा है। तो यहीं पे आता है ग्लोबल गवर्नेंस या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। या आखिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बना क्यों है, और बना है तो कार्यरत है कि नहीं है, या केवल किसी स्पेसिफाइड कंट्री के लिए ही बना हुआ है। यहीं पे प्रश्न चिन्ह आता है। जैसे WHO से ये एग्जिट हो गया, उसके बाद से यह वहाँ पे क्या हो रहा है, मानवाधिकार का हनन भी हो रहा है एक तरह से। तो उस हनन होने के बावजूद भी अभी तक UNHRC का कोई बयान नहीं आया है। अभी भारत के मामले में आप देखेंगे तो भारत के मामले में अधिकांश रिपोर्ट प्रस्तुत होता ही रहता है कि भारत में या ह्यूमन राइट का जो है या कॉन्फ्लिक्ट है या मानवाधिकार का, लेकिन अभी तक कोई भी इतना जो है चल रहा है पूरे ग्लोबली लेवल पे। लेकिन यानी जो अमेरिका है जैसे कर रहा है, जैसे डोनाल्ड साहब जब से आए हैं तब से, तो अभी तक UNHRC का कोई भी बयान नहीं आया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें कि यह कौन कौन सी संस्था है, जो जिन संस्थाओं को हमने चर्चा किया है आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और यह चूँकि रिलेटेड है तो वह हम लोग को करना तो ज़रूरी है ही है, और साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये क्या क्या इनकी रणनीति है। तो पहला जो मैंने बताया, जो इजराइल और गाजा से संबंधित जो था वो आपका इंस्टीट्यूशन UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एंड जो है रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। क्या है? यूनाइटेड नेशन
रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो इसकी स्थापना आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, इसको यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1949 को हुई थी। कब? 8 दिसंबर 1949 को हुई है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वह अमन और गाजा में है, ठीक है, रिलीफ करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए, जो एड है, प्राइमरी एड है, उसको पहुंचाने के लिए। तो UNRWA को इन्होंने फंडिंग देना बंद कर दिया है, ये अब मैंने बताया ही। दूसरा है UNHRC का, मैंने बार बार चर्चा कर रहा था आपसे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसका जो है मुख्य रूप से देखा जाए 15 मार्च 2006 को बना, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसमें 47 मेंबर हैं जो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। और किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। कितने सदस्य हैं? 47 सदस्य UNHRC में। हर एक सदस्य 3-3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कब स्थापना हुई? याद रखिएगा 15 मार्च 2006 में। वैसे WHO की बात किया जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई है WHO को। और इसका भी मुख्य रूप से देखा जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ठीक वैसे WTO की अगर देखा जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो हेडक्वार्टर भी इसका भी यही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यह पहले क्या था? गैट था, ठीक है। अब गैट पहले क्या था? ये गैट था, ठीक ना। और बाद में ये क्या हो गया? WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में इसकी स्थापना हुई, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई है। और अभी इसका कितना? 24, 5, 29, 31, 30वां वर्षगांठ बनाया भी गया है। तो ये चर्चा भी रहा है, ठीक। आया समझ में आपको? चलिए, तो अब जो न्यूज़ है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें, कवर कर लें। तो ये कौन सा वायरस है जो अभी बात की जा रही है, जो अमेरिका में आने वाला है? हेनिपा वायरस, ठीक ना। कैसा? हेनिपा वायरस उत्तरी अमेरिका में देखा गया, निपाह से संबंधित। अच्छा, निपाह कैसा वायरस था? जेनेटिक बीमारी था, ठीक वैसे ही। तो यह हेनिपा वायरस पैरामाइक्सोइडिडे परिवार जेनेटिक बीमारी है, नकारात्मक अर्थ इसका RNA वायरस होता है, ठीक ना। यह फल चमगादड़ से, मुख्य रूप से फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, वहाँ से फैलता है सीधे। तो जेनेटिक बीमारी है ये भी, ठीक, ये याद रखिएगा। और गंभीर श्वसन रोग इंसेफ्लाइटिक्स इसके कारण हो जाता है। और हाई लेवल का इसमें मार्टिलिटी रेट भी है, मृत्यु दर भी है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें देखा जाए तो हेनिपा वायरस, हेड्रा वायरस और निपाह वायरस, 2 ठो इसमें वायरस हैं, ठीक। तो कौन कौन है? हेनिपा वायरस में एक हेड्रा वायरस है और एक निपाह वायरस है, दोनों वायरस इसमें मिले हुए हैं। सर्वप्रथम इसकी पहचान ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसके प्रकोप से लगभग 70% लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद से साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, बांग्लादेश में अनेक प्रकोप में इसमें जोड़ा गया है, जो मृत्यु दर जहाँ पे 40 से 75% होने का अनुमान है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें देखा जाए तो प्रोटीनों को एनकोड करने की इसमें क्षमता नहीं था। और संक्रमित पशुओं और मनुष्यों में जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के अवरुद्ध करते हैं, ठीक। तो यह संक्रमित है, और संक्रमण मतलब वायरल डिजीज है, और जेनेटिक भी है, इन जंतुओं से मनुष्य में फैल सकता है, याद रखिए। तो वायरल संक्रमण के प्रति कोशिका की प्रतिक्रिया को बाधित करता है, और वायरल प्रतिकृति की ये अनुमति देने का भी काम करता है, ठीक ना। तो कहाँ किसको में हो सकता है? चमगादड़, घोड़े, सुअर, और सीधे संपर्क से हो सकता है सीधे। फिर दूषित भोजन या पानी के सेवन से हो सकता है। शारीरिक तरल पदार्थ, निकट संपर्क या श्वसन बूंदों के माध्यम से भी मानव से मानव में भी संचरण कर सकता है। लक्षण क्या है? चक्कर आना, सिर दर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, ये सारी चीज़ें हैं। फिर मृत्यु तब होती है जब रोग गंभीर इंसेफ्लाइटिस का रूप ले लेता है, तब जाके। अभ्रम, असामान्य प्रक्रिया और दौरे और कोमा के लक्षण भी उत्पन्न कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके लक्षण है। और इसका उपचार जो है क्या है? लक्षणात्मक है, यानी इस रोग के उपचार के लिए अभी तक कोई भी टीका या एंटीवायरल जो मेडिसिन है वह विकसित नहीं की गई है। हाँ, तो फार्मास्यूटिकल के लिए भी है, बिल्कुल। भारत जो है, भारत का सबसे ज़्यादा जो चीज़ अमेरिका में जो हो जाता है, निर्यात होता है, वो क्या होता है? दवाइयाँ होती हैं। तो वहाँ पर भी बिल्कुल कंसर्न ही है। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप। तो आशा करते हैं आर्टिकल आपको जो मल्टी डायमेंशन मैंने बताने का प्रयास किया है, उसको थोड़ा सा जो टॉपिक मैंने बोला है उसको थोड़ा सा आप कहीं से किसी सोर्स से निकाल के रख लेंगे तो आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।